साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा सागर में। हम एक बार फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं मानसिक अभिरुचि संबंधित पुलिस प्रणाली संबंधित प्रश्न पार्ट 2। मैंने कहा था कि 2 वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। एक वीडियो पिछला वीडियो जिसने नहीं देखा हो, क्योंकि उसमें मैंने ज़बरदस्त ट्रिक बताया था कि कैसे आप सोचेंगे कि आप पुलिस अधिकारी के रूप में हैं तो कैसे सोचेंगे, या सामान्य नागरिक के रूप में हैं तो कैसे सोचेंगे। तो वह जो वीडियो है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है, आप जाकर एक बार वीडियो ज़रूर देखें। उसमें भी मैंने 10 प्रश्न लगभग करवाए थे, और आज यहाँ जो प्रश्न मैं लेकर आया हूँ ये प्रश्न 17 या 18 फरवरी की पुलिस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो ऐसे प्रश्न आए थे तो आप इसको ज़रूर देखिए, और मैं आपको अभी फिर एक बार बताते चलूँगा कि इस प्रश्न को कैसे करना है, कैसे ये प्रश्न आसान हो जाएंगे। तो इस प्रश्न को देखते चलिए, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अच्छा पसंद लगे तो लाइक भी करिएगा, और ना अच्छा लगे तो अनलाइक भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सीधे प्रश्न पर चलते हैं। और पहला प्रश्न जो कह रहा है कि अगर आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, मतलब आप क्या हैं, एक पुलिस अधिकारी हैं। और मैंने आपसे पिछले वीडियो में ज़रूर देखिएगा, उसको बताया था कि अगर आप पुलिस अधिकारी हैं तो आपका पहला कर्तव्य है जनता की सुरक्षा। वो भी दूसरा कर्तव्य हमेशा राष्ट्रहित के बारे में सोचना, और तीसरा कर्तव्य अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन करना। 3 चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। पहला क्या कि आपको जनता के हित के बारे में सोचना है, दूसरा राष्ट्रहित के बारे में सोचना है, और तीसरा अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का पालन करना है। तो यह क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, धार्मिक रूप से संवेदनशील इलाके में दंगे भड़क उठते हैं जिसके लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है। आपको क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो भैया इसमें वो ऑप्शन सही होगा जिससे आप जनता की सुरक्षा कर सकें। तो जनता की सुरक्षा तभी होगी जब दंगे समाप्त हो सकें, और दंगे समाप्त होने के लिए सुलह और शांति, आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सुलह और शांति की अपील करने के लिए समुदाय के बुजुर्गों के साथ बात करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा ये जो पहला है गिरफ्तारियाँ करनी चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आप तुरंत तत्काल एक्शन नहीं ले सकते हैं। यदि समूह प्रतिबंधों का उल्लंघन करके पत्थरबाजी करते हैं तो लाठीचार्ज करने का आदेश देना चाहिए। ऐसा कोई प्रश्न में बात नहीं कह रहा है। हिंसक भीड़ को बलपूर्वक खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागने चाहिए, ऐसा भी प्रश्न हमें कुछ कहा नहीं गया है। तो दंगे भड़क उठे हैं तो आपको क्या करना है? सुलह और शांति की अपील करने के लिए समुदाय के बुजुर्गों के साथ बात करनी चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखिए। दबाव बनाकर आरोपी से जुर्म कबूल करवाना चाहिए, पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बल प्रयोग करना चाहिए, तीसरा कह रहा है कि यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं तो भीड़ को आरोपियों को दंडित कर देना चाहिए, और चौथा कह रहा है निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। मैंने क्या कहा? एक पुलिस अधिकारी का सबसे परम कर्तव्य है कि वह जनता की रक्षा करे। तो जो भीड़ पर, जो किशोर पर आरोप लगा है वह भी जनता के बीच का है। अच्छा, पुलिसकर्मी का एक, पहली बात, पहले पहले वीडियो में मैंने बताया था कि पुलिसकर्मी का एक और दायित्व है कि कानून में के अंदर रहते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करना। तो कानून, तो सज़ा अगर उसके ऊपर, अगर जो किशोर है अगर वो अपराधी है तो सज़ा देने का काम किसका है? कोर्ट का। तो आपको कानून के तहत उसको सज़ा देनी पड़ेगी। तो इसलिए ये तीनों गलत हो जाएंगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? किशोर को बचाएंगे, क्योंकि भीड़ की कोई शकल नहीं होती है। तो इसलिए आप भीड़ से किशोर को बचाएंगे, और उसके बाद निष्पक्ष सुनवाई करेंगे कि भाई कौन सा पक्ष गलत है।
आप किशोर का भी पक्ष जानेंगे और किशोर का पक्ष जान करके तब आप किसी फैसले तक पहुंचेंगे। तो इसका ऑप्शन डी सही है। दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आए थे और ये फिर एग्ज़ाम में आपके परीक्षा में आएंगे। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण क्या है। तो मैंने अभी बताया कि पुलिस का सर्वप्रथम दायित्व क्या है, राष्ट्रहित, और राष्ट्रहित में जनता का हित। तो भैया यहाँ सबसे पहला ऑप्शन बिल्कुल, और कोई ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है, देश की सेवा करने का अवसर, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आए थे और ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आएंगे जो एग्जाम होगा। तो कमर कस लीजिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए तैयार हो जाइए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको कोई भी जानकारी मिल रही हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी पर रैंक का प्रतीक चिन्ह पहनना आवश्यक है। भारतीय पुलिस सेवा में उप निरीक्षक के लिए निम्न में से कौन सा सही रैंक का प्रतीक चिन्ह है। तो आपको पता होगा कि उप निरीक्षक मतलब दरोगा, और दरोगा के लिए सभी को पता है 2 स्टार दरोगा कहती है। 2 स्टार, तो 2 स्टार जो है वो दरोगा के लिए है। 3 या 3 से ज़्यादा स्टार जो होता है वो इंस्पेक्टर के लिए होता है। 3 या 3 से ज़्यादा स्टार जो होता है वो इंस्पेक्टर के लिए होता है। 1 सितारा हेड कांस्टेबल के लिए होता है। 1 स्टार किसके लिए होता है, हेड कांस्टेबल के लिए होता है, या एएसआई के लिए होता है। एएसआई के लिए भी होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए भी होता है, ठीक है, या आप कह सकते हैं हेड कांस्टेबल के लिए होता है। लेकिन 2 सितारा, ये 2 सितारा, ये आपका ऑप्शन सही है। तो 2 सितारा है वो उप निरीक्षक के लिए होता है। 3 या 3 से अधिक सितारे उप निरीक्षक के ऊपर इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों के पास होते हैं। आप कमेंट जरूर करिएगा, सबसे हाई पोस्ट कौन सी होती है। पिछले वीडियो में बताया था आपको, पुलिस में सबसे हाई पोस्ट कौन सी होती है, पुलिस में कुल कितने पद होते हैं, और जो इस समय हमारे वर्तमान डीजीपी हैं उनका क्या नाम है, ये आप कमेंट में रख कर ज़रूर बताइएगा। अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ट्रेन में अचानक मुझे एक परिचित पर मेरी नज़र पड़ती है। ट्रेन में अचानक पुराने परिचित पर मेरी नज़र पड़ती है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर प्रश्न है सामान्य नागरिक, और सामान्य नागरिक को कैसा होना चाहिए, अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, व्यवहारिक रूप से सही होना चाहिए, सामाजिक रूप से सही होना चाहिए। तो भैया यहाँ पर अगर आप पुराने परिचित पे आपकी नज़र पड़ती है, ठीक है, तो आपका व्यवहार या आपका सामाजिक दायित्व क्या कहता है कि भैया आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाइए। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आगे बढ़ से उसका हाथ मिलाइए, उसका हाल चाल पूछिए। ये एक सामान्य नागरिक का सामाजिक दायित्व है या व्यवहारिक दायित्व है, जिसको उसको पूरा करना बहुत ही आवश्यक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला का शिकायत का जवाब देते हैं। घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते हैं। आपको विभागीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करते हुए सुरक्षा अधिकारियों को संदर्भित करना चाहिए। इसे अन्य रिपोर्ट किए गए हमले के मामलों में समान समझना चाहिए। मामले का विवरण इकट्ठा करने के लिए पीड़ित से व्यक्तिगत रूप में मुलाकात करनी चाहिए। एक महिला सेल प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करानी चाहिए। तो देखिए, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला की शिकायत का जवाब देना, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला की शिकायत का जवाब देना है, तो आपको क्या करना है। तो आपको ना तो विभागीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करना है, ना ही अन्य रिपोर्ट लगानी है, और ना ही उससे व्यक्तिगत मुलाकात करनी है। जब तक व्यक्तिगत मुलाकात आप नहीं कर सकते हैं जब तक कि वरिष्ठ अधिकारी आपसे ना कहे, जब तक आपको ऐसा आदेश ना हो।
आपको क्या करना है, महिला सेल प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करानी चाहिए। ये ऑप्शन सही होगा कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो महिला सेल का प्रतिनिधि है उससे आप चर्चा करिए, और चर्चा के बाद जैसा भी आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको आदेश देते हैं उस आदेश का पालन करना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वरिष्ठ अधिकारी जो आदेश देगा आपको उसका पालन करना रहेगा। यदि वह राष्ट्र हित में नहीं है तो आपको एक बार चर्चा करनी चाहिए वरिष्ठ अधिकारी से, उसके बाद आप कोई एक्शन ले सकते हैं, अन्यथा जो आदेश मिलेगा उसका पालन करना पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप पर्याप्त चेतावनियों के बाद हिंसक भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? आंसू गैस का इस्तेमाल। चलिए, दिशा निर्देशों के अनुसार तितर बितर करने के बाद इनमें से कौन सी कार्यवाही गलत होगी? चलिए, कौन सी कार्यवाही गलत होगी? ऑप्शन देखते हैं। पहचान के लिए वीडियोग्राफी करना, ये सही है। आप पहचान के लिए वीडियोग्राफी कर सकते हैं, आपने भीड़ तितर बितर कर दी है, आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन खुद या अपने सहकर्मियों के द्वारा घटना स्थल पर बचे लोगों को गिरफ्तार करना, ये भी आप कर सकते हैं। भैया, आंसू गैस का गोला छोड़ दिया हमने, आपको हटाया, आप नहीं हट रहे हैं, तो हम आपको क्या करेंगे? गिरफ्तार कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा सहायता, जी, जिसको चोट लगी हो उसको हम चिकित्सा सहायता दे सकते हैं। तो 3 तो हम कर सकते हैं, तो चौथा ऑप्शन अपने आप गलत हो गया। आप मीडिया को नहीं बुला सकते हैं। किसको नहीं बुला सकते हैं? मीडिया के प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मीडिया के प्रवेश की अनुमति कभी कभी घातक हो जाती है मीडिया कर्मियों के लिए, या देश में दंगा भड़क सकता है। अगर मीडिया पहुंच गई, वहां देखा तो लोग असंतुष्ट होंगे तो दंगा भी भड़क सकता है, इसलिए मीडिया कर्मियों का प्रवेश अनुमति नहीं दे सकते हैं। बाकी आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं खुद और सहकर्मियों के द्वारा, किसी मीडिया कर्मी के द्वारा नहीं। घटनास्थल पर बचे लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं, यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा हो, जानकारी मिल रही हो, ऐसे ही प्रश्न आए थे और ऐसे ही आएंगे, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी, देखिए सारा प्रश्न पुलिस अधिकारी के रूप में है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आप एक 10 वर्षीय बच्चे को व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं। आपको भारत के किशोर न्याय कानूनों के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए ज़रा, परामर्श प्रदान करना चाहिए और चेतावनी जारी करनी चाहिए। बिल्कुल गलत, क्योंकि बच्चा 10 वर्ष का है। उसके माता पिता को अभिरक्षा लेने के लिए सूचित करना चाहिए। बिल्कुल गलत। अगर मैं कहता हूँ कि अगर बच्चा के माता पिता होते तो वह भीख काहे मांगता? तो अभिरक्षा लेने के लिए सूचित करना चाहिए। या अगर उनकी, चलिए माता पिता हो भी, तो अगर उनकी आर्थिक स्थिति होती तो बच्चा भीख क्यों मांगता? तो दोनों गलत है। उससे गिरफ्तार कर और पुलिस स्टेशन में निरुद्ध करना चाहिए। बिल्कुल गलत है। बच्चा 10 वर्ष का है, ठीक है, नाबालिग है, और उसने कोई अपराध नहीं किया है। भीख मांगना कोई अपराध नहीं है। तो ये क्या करना चाहिए? चौथा, हाँ बिल्कुल, आपको जनता का हित, हमेशा पुलिसकर्मी है, जनता का हित सोचना है। तो जनता का हित सोचना है तो उसे सरकारी किशोर आश्रय गृह में ले जाना चाहिए। देखिए, मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि अगर आप पुलिसकर्मी हैं तो आपको क्या करना है, और आप सामान्य नागरिक हैं तो आपको क्या करना है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखिए, प्रश्न वही जो 2-3 ट्रिक बताया उसके बाद बिल्कुल आसान हो जाते हैं कि आपको जनता का हित सोचना है, राष्ट्र का हित सोचना है, अपने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके आदेश का बिल्कुल पालन करना है। यही 2-4 चीज़ें हमेशा सोचनी है। कानून के दायरे में रहकर आपको काम करना है, काम कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं कि आप काम बीच में छोड़ देंगे। यही सारी चीज़ें हैं बस, और कुछ नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। आइए दोस्तों, देखते हैं प्रश्न। यह प्रश्न क्या कह रहा है? यह प्रश्न कह रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। देखिए, यहाँ भी आप पुलिस अधिकारी हैं और एक कॉलेज परिसर में, ध्यान दीजिएगा, कॉलेज परिसर में छात्र राजनीतिक समूहों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई। अच्छा, कहाँ हुई? कॉलेज परिसर में। तो ध्यान दीजिएगा, कॉलेज परिसर में, बिना
कॉलेज के डीन के अनुमति के पुलिस अंदर घुसकर कोई भी एक्शन नहीं ले सकती है, बिना ही वारंट के अंदर एक्शन नहीं ले सकती है। तो इसलिए प्रभारी अधिकारी के रूप में आपको क्या करना चाहिए, तो भैया प्रभारी अधिकारी के रूप में जहाँ तक हो सके, ये कोई ऑप्शन है, हाँ जी बिल्कुल, मध्यस्थता कराने का आपका काम होना चाहिए। आप एक्शन नहीं ले सकते तो मध्यस्थता प्रयास में छात्र नेताओं को शामिल करना चाहिए, बस यही ऑप्शन सही होगा, अन्यथा कोई ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। देखिए इसमें कह रहा है तीसरे ऑप्शन में 144 दे, बिल्कुल कॉलेज में आप 144 नहीं लागू कर सकते, मैंने कहा ना कॉलेज में आप एक्शन नहीं ले सकते। उपद्रवियों को रोकने के लिए यदि आवश्यक हो तो बल का प्रयोग आप बिल्कुल कॉलेज के अंदर नहीं कर सकते। सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने के लिए भड़काने वाले को बिना वारंट, मैंने कहा ना, क्या कहा अभी आपको, सीधा सीधा आपको बताया कि कॉलेज के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कॉलेज के बाहर आप कर सकते हैं, कॉलेज के अंदर आप घुसकर किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो आपका बढ़िया काम क्या होगा कि आप मध्यस्थता करा दीजिए, ऑप्शन बी है, छात्र नेताओं को शामिल कीजिए और ये सोचिए कि किसी प्रकार से जो झड़प है वो ख़त्म हो और उनके बीच सुलह हो, मध्यस्थता हो जाए, बस आप यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न पहले हो चुका है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कहता है, देखिए, निम्न में से कौन सा आचरण, निम्न में से पुलिसकर्मी का कौन सा आचरण जनता के विश्वास को नहीं पा सकता। चलिए, मेलों में खोए हुए बच्चों को ढूंढ निकालना, भाई आप मेले में बच्चों खोए हुए बच्चे को ढूंढ निकालेंगे तो पेरेंट्स दुआ देंगे, जनता दुआ देगी, तो जनता का विश्वास आप पाएंगे, तो ये तो नहीं हो सकता। कह रहा है विश्वास नहीं पा सकता, यातायात व्यवस्था को संभल कर दुर्घटनाओं को रोकना, तो इससे भी आप विश्वास पाएंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। चोर डकैती से जनता को बचाने के लिए गश्त लगाना, इससे भी, अगर आप चोर डकैती से बचा रहे हैं तो इससे भी विश्वास मिलेगा। और यहाँ प्रश्न में क्या कहा है, विश्वास नहीं पा सकते, तो ये भी ऑप्शन नहीं सही होगा। इसका मतलब चौथा ऑप्शन सही है, केवल पुलिस स्टेशन से ही कानून व्यवस्था का नियंत्रण करना। भैया जब आप पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप कैसे पता करेंगे कि क्षेत्र में कैसी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। तो इससे अगर आप केवल पुलिस स्टेशन में बैठे हैं तो आप जनता का विश्वास नहीं पा सकते हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक पुलिसकर्मी के लिए निम्न में से कौन सा कार्य सबसे आवश्यक है, कौन सा कार्य सबसे आवश्यक है। एक पुलिसकर्मी के लिए निम्न में से कौन सा कार्य सबसे आवश्यक है। आक्रमणों से बचना, सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति को नियंत्रित करना, बाजार को निश्चित समय पर खुलवाना, या जनता की सुरक्षा। देखिए अब कुछ नहीं देखना है, मैंने बार बार बताया आपको कि अगर पुलिस वालों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, अगर आप पुलिसकर्मी हैं तो सबसे पहला काम है राष्ट्रहित, जनता का हित। तो आपको राष्ट्रहित और जनता के हित के बारे में सोचना है, तो जनता की सुरक्षा आपका सबसे आवश्यक कार्य होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, एक मरीज का अस्पताल में निधन हो गया है और रिश्तेदारों को लगता है कि इसका जिम्मेदार डॉक्टर है। आपको रिश्तेदारों द्वारा डॉक्टर पर हमला करने की सूचना मिलती है, आप क्या करेंगे। तो हमला करने की अगर हमको सूचना मिलती है और हम पुलिसकर्मी हैं तो हमारा काम सीधे ये होना चाहिए कि हम तुरंत कहाँ पहुँचें। हम जो है, अगर हम पुलिस अधिकारी हैं तो हम तुरंत कहाँ पहुँचें, तुरंत हम वहाँ पर अस्पताल पर पहुँचें और मामले को देखें। तो अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। हमला समाप्त होने तक प्रतीक्षा करें, तो बिल्कुल गलत होगा। आप हमला समाप्त होने तक प्रतीक्षा तो करेंगे नहीं, क्योंकि डॉक्टर पर हमला और आपका, देखिए, परम कर्तव्य है जनता की रक्षा, और कोई कानून का उल्लंघन न कर पाए, कानून की रक्षा भी तो आपका परम कर्तव्य है। तो अगर डॉक्टर पर हमला हो जाएगा तो रिश्तेदार अपने हाथ में कानून ले लेंगे, तो आपका यही कोशिश होना चाहिए कोई अपने हाथ में कानून न ले सके। तो
हमला समाप्त होने तक प्रतीक्षा करेंगे तो भाई फिर तो कानून की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो पहला तो बिल्कुल गलत है। तुरंत अस्पताल पहुंच जाएंगे, ये बिल्कुल सही होगा। तुरंत अस्पताल पहुंचेंगे और रिश्तेदारों को हमला करने से रोकेंगे। मैंने कहा ना, तुरंत आप अस्पताल पहुंचेंगे जैसे आपको पता चला, क्योंकि यहाँ दंगा भड़क सकने की या बहुत बड़ी घटना हो सकती है, बहुत बड़ा अपराध हो सकता है किसी के द्वारा। इसलिए क्योंकि भैया किसी की मौत हो गई है तो जो रिश्तेदार है वो अपने में नहीं रहता है, जबकि अपने कोई किसी की हत्या हो जाती है या अपने किसी की मौत हो जाती है या अपना कोई खो जाता है तो इमोशन पर काबू करना बहुत ही कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पर अगर डॉक्टर को मारा जाता है तो आनन फानन में रिश्तेदार कुछ भी कर सकते हैं। तो आपका पहला काम यही है कि आप तुरंत अस्पताल पर पहुँचें और रिश्तेदारों को हमला करने से रोकें। इसके अलावा क्या ऑप्शन है? अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देखिए, वरिष्ठ अधिकारियों तक जब तक आप सूचना देंगे तब तक अपराध हो जाएगा, तो ये तीसरा भी गलत है। अपने अधीनस्थों को कुछ समय बाद अस्पताल से दूर करने को कहेंगे, तो ये भी गलत है। तो भाई अस्पताल से दूर चले जाओगे तो फिर घटना हो ही जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर मैंने कहा ना, पहले ही कहा कि तुरंत अस्पताल आप पहुँचिए और रिश्तेदारों को हमला करने से रोकिए। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके थाना क्षेत्र में लड़कियों से छेड़खानी की सूचना बार बार मिलने पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि आपके थाना क्षेत्र में लड़कियों से छेड़खानी की सूचना आपको बार बार मिल रही है, तो आपके मन में क्या आएगा? सोचिए जरा। आपका परम कर्तव्य है जनता की रक्षा करना, क्षेत्र में कानून व्यवस्था स्थापित करना, शांति स्थापित करना, आपका यही काम है ना। पुलिस की नौकरी क्या है? पुलिस के रहने से क्या होता है? पुलिस के रहने से लोग अपने आप को, अगर पुलिस सही सुचारू रूप से काम करे तो लोग अपने आप को क्या करते हैं? सेफ महसूस करते हैं। अब लड़कियां भी अगर पुलिस है, थाना है, तो अपने आप को सेफ महसूस करेंगी। तो आप क्या करेंगे? आप यही सोचेंगे ना कि छेड़खानी न हो, तो अपना पल्ला झाड़ लेंगे, कोई कदम नहीं उठाएंगे। ये तो बिल्कुल गलत है। लिखित शिकायत आने तक इंतजार करेंगे, ये भी बिल्कुल गलत है। लड़कियों पर घर से बाहर न निकलने का दबाव बनाएंगे, ये तो बिल्कुल गलत है। तो क्या हुआ? चौथा सही होगा। यहाँ पर छेड़छाड़ किसके साथ हुई है पता लगाएंगे, क्योंकि जल्दी जो है छेड़छाड़ हो जाती है तो यहाँ पर थोड़ा सा परिवार की इज्जत और मान सम्मान की बात आती है, तो कभी कभी लड़कियां बोल भी नहीं पाती हैं, डर के मारे भी नहीं बोल पाती हैं। तो यहाँ पर आपका कर्तव्य है, आपको इसीलिए रखा गया है कि क्षेत्र में शांति रहे, पुलिस पर भरोसा जनता करे कि जो है पुलिस है तो हमें किसी भी चीज़ के डर की आवश्यकता नहीं है। तो आपका काम है कि बहुत ही समझदारी के साथ किसके साथ छेड़छाड़ हुई है पता लगाइए और घर वालों की मदद से उस आरोपी को पकड़ लीजिए और उचित कार्रवाई कीजिए। जो छेड़छाड़ी कर रहा है उसके साथ उचित कार्रवाई कीजिए, उसको पकड़िए घर वालों की मदद से और पीड़िता की मदद से। बाकी तीन गलत हैं और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाहर गर्मी है और आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको फील्ड ड्यूटी देते हैं, आप क्या करेंगे? बाहर गर्मी बहुत, और जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, कौन है? वरिष्ठ अधिकारी, और आपको क्या देते हैं? फील्ड ड्यूटी देते हैं। फील्ड ड्यूटी दें, ग्राउंड ड्यूटी दें, कुछ भी दें, वरिष्ठ अधिकारी, मैंने अभी कहा, अगर वरिष्ठ अधिकारी हमको ड्यूटी दे रहा है हमें उसके हर आदेश का पालन करना है। अगर आपको लगता भी है यह गलत है तो पहले आपको उस अधिकारी से उसके बारे में बात करने की आवश्यकता है, तभी आप कोई निर्णय लेंगे। अन्यथा दोस्त, अगर वरिष्ठ अधिकारी ने आपको कोई निर्णय दिया है तो सीधा सीधा आंसर होगा कि आप उस आदेश का पालन करेंगे। तो बीमार होने का नाटक बिल्कुल गलत है, अस्वीकार बिल्कुल गलत है, अपनी जगह किसी और को भेजेंगे बिल्कुल गलत है। आपको वरिष्ठ अधिकारी अगर आदेश दे रहा है तो आपका कर्तव्य बनता है आदेश का पालन करना। मैंने तीन चीज़ें बताई थी। राष्ट्रहित होना चाहिए, जनता का हित होना चाहिए, कानून के अंदर रहकर कार्य पूरा होना चाहिए, और चौथा क्या है कि अगर वरिष्ठ अधिकारी आपको आदेश देता है तो आपको उसको स्वीकार करना है। पहले वीडियो में मैंने बता रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर जाकर उसको देखिए और फिर
फिर ये वाला वीडियो अभी आप देखिए और फिर क्वेश्चन लगाइए। मैं दावा करता हूँ आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपके पड़ोस के कुछ किशोरों ने लुटेरों के समूह को कॉलोनी में डकैती करते हुए पकड़ा है। तो ये बिल्कुल अच्छी बात है अगर पकड़ लिया है। किशोरों ने लुटेरों को डकैती करते हुए पकड़ा है। उनकी बहादुरी को देखते हुए आपको क्या करना चाहिए? अब बहादुरी की है तो बहादुरी का पुरस्कार मिलना चाहिए, बिल्कुल। तो चौथा ऑप्शन में देखिए कह रहा है कुछ पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करना चाहिए। तो चार ऑप्शन सही, चौथा ऑप्शन सही होगा, अन्य सभी ऑप्शन गलत होंगे। बहादुरी का भाई पुरस्कार मिलना चाहिए, बहादुरी का काम किया है, लुटेरों को पकड़ा है। बस यही थोड़ी सी देखने वाली बात यहाँ होगी, क्या कुछ कानून का दुरुपयोग तो नहीं किया है। तो कानून को अगर अपने हाथों में नहीं लिया है, जहाँ तक प्रश्न कह रहा है केवल पकड़ा है, उसे मारा पीटा तो है नहीं, तो बहादुरी का काम किया है तो पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करना चाहिए। यही सही होगा, चौथा ऑप्शन सही है। पहला बिल्कुल गलत होगा, उन सबको सज़ा देनी चाहिए। दूसरा भी गलत होगा, कुछ भी नहीं करना चाहिए भाई, अगर पकड़ा है तो कुछ ना कुछ तो प्रोत्साहन देना चाहिए। और तीसरा भी गलत होगा कि उन पर केस दर्ज करना चाहिए। तो तीन ऑप्शन गलत होंगे, चौथा ऑप्शन सही होगा कि कुछ पुरस्कार देकर क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखा आपने कितना आसान तरीके से प्रश्न हो रहे हैं और ये सारे प्रश्न परीक्षा में आए थे और ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आएंगे। आप तैयार रहिए बिल्कुल। इसीलिए मैं आपके लिए एक और क्लास इसकी मानसिक अभिरुचि की लेकर आऊँगा। उसमें फिर हम एक और बार और प्रश्न के साथ आएंगे और आप और प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। और देखिएगा परीक्षा अभी 6 महीने के अंदर होनी है। इतनी बार आपको मानसिक अभिरुचि का प्रैक्टिस करा देंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को निरंतर देखते रहिए। इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपका कभी वहाँ पर जाकर 12-15 क्वेश्चन, जो सब सर्वाधिक दिक्कत हुई थी, 12 से 13 क्वेश्चन आया था, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपके क्षेत्र में साइबर अपराधों का उल्लेखनीय वृद्धि हुआ है। साइबर अपराध, सॉरी, किसकी वृद्धि हुई है? साइबर अपराधों की। साइबर अपराध मतलब इंटरनेट वाले अपराध। साइबर अपराधों की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साइबर अपराध क्या होते हैं? साइबर अपराध जैसे मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से अश्लीलता फैलाना, मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से बैंक या किसी अन्य कंपनी की वेबसाइट हैक करना, मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से किसी की पर्सनल डेटा को चुराना, तो ये सब साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? सरकार से इंटरनेट बंद करने की मांग करनी चाहिए। बिल्कुल गलत है, इंटरनेट बंद कर देंगे तो पुलिस भी कुछ काम नहीं कर पाएगी या अन्य लोग क्यों परेशान हो। और जनता की सुरक्षा और जनता का जो भरोसा है वो उठना नहीं चाहिए। तो इंटरनेट तो आप बंद नहीं कर सकते, मुद्दे को नज़रअंदाज करना ये बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि साइबर अपराध आज के ज़माने में बहुत बड़ा अपराध हो जाता है, एक चेन बन जाती है और अपराध बड़ा से बड़ा हो सकता है। सभी पंजीकृत साइबर मामलों को तत्काल आधार पर सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। अब देखिए ये क्या है, सभी पंजीकृत मामलों को तत्काल आधार पर, अब एक थाने में एक मामला थोड़ी ना रहता है कि तत्काल आधार पर सभी मामलों को आप सुलझा सकते हैं। तो ऐसा भी आप तुरंत एक्शन करने से कुछ होगा नहीं भाई। आपको साइबर मामलों को जो है सुलझाना है, लेकिन तत्काल में सभी पंजीकृत साइबर मामले सुलझाएं ऐसा संभव ही नहीं है। तो कौन सा? बी ऑप्शन, क्षेत्र में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना। जी बिल्कुल, क्षेत्र में आप जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करिए और बताइए कि इस प्रकार से साइबर अपराध हो रहा है, आपके साथ इस प्रकार से धोखा हो सकता है, आपके बैंक से पैसे जा सकते हैं, आपके डाटा का गलत उपयोग हो सकता है, आपका अश्लील या गलत वीडियो या फोटो बन सकता है। तो ये आप जन जागरूकता कर सकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये एक अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये यूपी पुलिस प्रणाली का स्टैटिक का क्वेश्चन है कि विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो विधि आयोग की स्थापना 1955 में हुई थी।
भारत में विधि आयोग की स्थापना 1955 में हुई थी और विधि कानून का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लॉर्ड मैकाले को कानून का विधि का जनक कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। और भारत में पुलिस प्रशासन की शुरुआत किसने की थी? तो कॉर्नवालिस ने की थी। ये तीन क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। सर्वप्रथम जो कानून का निर्माण किया था या आईपीसी का निर्माण किया था वो किसने किया था? मैकाले ने। अंग्रेजी शिक्षा का भी मैकाले ने। और कॉर्नवालिस ने पुलिस प्रशासन प्रणाली की शुरुआत की थी भारत में सन 1861 में। कलकत्ता में पहला पुलिस स्टेशन बनाया गया था और 1863 में उत्तर प्रदेश में बनाया गया था। और 1955 में भारत में क्या होती है? विधि आयोग की स्थापना होती है। तो इसको याद रखेंगे आप। ये स्टैटिक का क्वेश्चन है पुलिस प्रणाली का। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि इंटरपोल द्वारा जारी ब्लू नोटिस। देखिए ब्लू नोटिस, इंटरपोल। अच्छा, अब इंटरपोल के बारे में आपको बता दें। इंटरपोल का जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल पुलिस है। क्या है? इंटरनेशनल पुलिस, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस। लियोन्स फ्रांस, लियोन्स फ्रांस, लियोन्स लियोन्स फ्रांस में इसका मुख्यालय है, ठीक है। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संस्था है। जैसे मान लीजिए अब आपके यहाँ कोई अपराध कर रहा है तो उसके लिए तो पुलिस है या सेना है, लेकिन अब कोई आदमी अपराध करके बाहर चला गया, भारतीय अपराध करके बाहर चला गया, अब उसको पकड़ना है तो इंटरपोल की सहायता लेनी पड़ती है। और इंटरपोल के द्वारा जारी ब्लू नोटिस का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन सही है, किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियां के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्रित करना, यही ब्लू नोटिस का अर्थ होता है। पहला ऑप्शन सही है कि व्यक्ति की पहचान, स्थान और गतिविधियों के बारे में जानकारी आपको देगा। जैसे आप मान लीजिए भारत के हैं और भारत तक कोई अपराध करके चला गया, तो अब उसके बारे में वह विदेश में रह रहा है, तो विदेश में अब आपको उसकी जानकारी कौन देगा? इंटरपोल देगा। तो किसके जरिए देगा? इसी ब्लू नोटिस के जरिए आपको क्या देगा? जानकारी देगा। और इंटरपोल का कहाँ है मुख्यालय? लियोन्स फ्रांस में है। इसको याद रखिएगा आप, इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा में लाल गलियारा, याद रखिएगा रेड कॉरिडोर, लाल गलियारा। तो लाल गलियारा का अर्थ होता है, रेड कॉरिडोर का अर्थ होता है, इसका भी पहला ऑप्शन सही है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र। नक्सल प्रभावित क्षेत्र लाल गलियारा कहा जाता है। तो ये जो प्रश्न है ये पुलिस प्रशासन संबंधी जो स्टैटिक के क्वेश्चन हैं वैसे प्रश्न है, और ये पिछले या तो कांस्टेबल की परीक्षा में और या ही एसआई की परीक्षा में पूछे गए हैं। इसलिए मैं आपको इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा हर वीडियो में बताते चल रहा हूँ, और अच्छे अच्छे प्रश्न जो बार बार पूछे गए उनको लेके आपके सामने आया हूँ। और देखिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, बड़े कठिनाई से वीडियो बनाना पड़ता है, हमारे पास जो है वो संसाधनों की कमी है, फिर भी हम आपके बीच में जो है वीडियो लेकर आते हैं। तो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एक मोटिवेशन, देखिए सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो आप आदमी मोटिवेट होता है, तो आप जो है चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। जिससे क्या होता है कि इंसान मोटिवेट होता है, और मोटिवेट करके ही जो है अगला वीडियो बनाएगा और आप तक पहुंचाएगा। आपका सपना साकार होगा, आपके माँ बाप का सपना साकार होगा। चलिए इसी में अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, तो अगले ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, आप क्या हैं? एक पुलिस अधिकारी हैं, और आप एक अपराधी को वन क्षेत्र के माध्यम से जेल से दूसरी जेल ले जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप एक अपराधी को वन क्षेत्र के माध्यम से एक जेल से दूसरी जेल ले जा रहे हैं। मिडवे मतलब आधे रास्ते में अपराधी आपको बताता है कि उसे प्रकृति की काल जवाब देने की आवश्यकता है। प्रकृति की काल जवाब देने की आवश्यकता है।
आपको अपने सीनियर्स द्वारा सूचित किया गया है कि वाहन को बीच में न रोकें, आप क्या करेंगे? मतलब आप ले जा रहे हैं एक जेल से दूसरे जेल, वो भी जंगल का इलाका है। जंगल का इलाका है और आप एक जेल से दूसरी जेल ले जा रहे हैं, और आधे रास्ते में अपराधी आपसे कहता है कि उसे प्रकृति की काल जवाब देने की आवश्यकता है। प्रकृति की काल जवाब देने की आवश्यकता है, और आपके सीनियर ने आपसे क्या कहा है कि वाहन को बीच में नहीं रोकना है। तो आप क्या करोगे? आप पहले देखिए, तीसरा ऑप्शन देखिएगा पहले, सॉरी दूसरा ऑप्शन, अपराधी को जैसा चाहे वैसा करने देंगे, ये बिल्कुल गलत होगा। अपराधी को बताएंगे कि गंतव्य पर पहुंचने तक वाहन नहीं रुकेगा, ये भी नहीं कर सकते आप। अपराधी को आंतरिक सूचना के बारे में, क्या आपकी योजना है इसके बारे में आप नहीं बता सकते हैं। वाहन रोकेंगे और अपराधी को कॉल करने देंगे, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपराधी जैसा कहेगा वैसा आप तो मान नहीं सकते हैं। ये दूसरे ऑप्शन की तरह कह रहा है, तो बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है, वरिष्ठों को बुलाएंगे। कि आपको जो अधिकारियों ने कहा है कि वाहन बीच में न रोकना, आप वरिष्ठों को बुलाएंगे, और वरिष्ठ को बुला के अगर वो कहते हैं वाहन रोकिए तो वाहन रोक दीजिए, और वाहन रोकने से पहले उनकी अनुमति लेंगे कि हमको रोकना है कि नहीं रोकना है। अगर वो अनुमति दे देते हैं तो अपराधी को आप बांधेंगे ताकि वह भाग न जाए, कि वह बहुत जो है ऐसा नहीं करेंगे कि वाहन रोक दिया और उसे खोल दिया और वो निकल गया। आप जो है अपराधी को बांधे रखेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज देखा आपने, लगभग 20 प्रश्न किए। 20 प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया था, जो कि परीक्षा में आए हुए थे, अच्छे प्रश्न थे, उनको लेकर आया था। तो ऐसे ही अगला वीडियो मैं एक बार और लेकर आऊँगा, और ज़बरदस्त तरीके से 2 वीडियो मैंने बना लिया है, तो आप उन दोनों वीडियो को देखें और आप लगे रहें। 6 महीने का समय है, 6 महीने तक मैं आपको मानसिक अभिरुचि इतनी बढ़िया से करा दूंगा कि आपको जो है पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जिसने सबसे ज़्यादा दिक्कत दी है इस परीक्षा में, जब ये परीक्षा हुई है उसमें बहुत ज़्यादा बच्चों का ये गलत हुआ है या छूट गया है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बस आप लगे रहिए, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, और जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मोटिवेशन मिलेगा। लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आप सभी की मनोकामना पूरी हो, भगवान महादेव कृपा करें, बस यही आप दुआ है, और हमारा आशीर्वाद आप सबके साथ सदैव बना रहे। धन्यवाद।